चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे परमाणु संरचना, पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत। अब यहां ध्यान समझो, यह चीज हमें पहले बताना चाहिए था। हुआ क्या था, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किए, एक प्रयोग किए, जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। उन्होंने क्या किया, एक मीडियम, एक माध्यम लिया, उस माध्यम से निकलने वाले अल्फा कणों का क्या किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर उन्होंने क्या दिए, कुछ निष्कर्ष दिए। क्या दिए, कुछ निष्कर्ष दिए। उन्हीं निष्कर्षों को हम लोग यहां पर विस्तार समझने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे नाभिक खोज किया था। तुम लोग जानते भी होंगे, नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय विज्ञान का जनक कहता है। ठीक, पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिखो, रदरफोर्ड ने परमाणु की रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किए, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। 2 लाइन छोड़ लिखो। इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को एक पतली स्वर्णपत्र पर गिराने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकाले। अब यहां तुम ध्यान समझो चीजों को। चलो, हमने क्या लिखा, इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को एक पतली स्वर्णपत्र पर क्या किया, गिराने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। यहां पर एक नया नाम आया, रेडियो एक्टिव तत्व।
रेडियो एक्टिव तत्व होता क्या है? ऐसे तत्व जो वायुमंडल में स्वतः विघटित हो करके अपने अंदर से अनेक प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिव तत्व। और अनवरत अनंत काल तक अपने कहते हैं अपने अंदर से रेडियो एक्टिव किरणें निकालते रहते हैं। तुम लोग जानते भी होंगे, अगर कहीं पर परमाणु विस्फोट होता है या कोई परमाणु हमला होता है तो वहां पर क्या होता है? कई वर्षों तक वो घटनाएं घटित होती रहती हैं, मतलब बंद नहीं होती हैं। तुम लोग जानते हो 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान के नागासाकी और कहां पर? हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया था, ठीक? तो वहां पर हुआ क्या? वहां पर अभी भी कहा जाता है कि लोग वहां पर क्या होते हैं? लंगड़े लूले पैदा होते हैं। क्यों? उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अभी भी वहां पर क्या है? बरकरार है। इसी बात तुम लोग जानते हो, अपने इंडिया में भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक घटना घटित हुई थी। वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या रिलीज हुई? एमआईसी गैस रिलीज हुई। एमआईसी गैस रिलीज होने से वहां पर क्या हुआ? हजारों लोग सुबह 4 बजे मारे गए। 20 से 30 हजार लोग वहां पर मारे गए थे एमआईसी गैस रिलीज होने से। आज जब वहां पर सरकार, वहां की सरकार वहां पर जो फैक्ट्री लगाई गई थी, उस फैक्ट्री से निकले हुए कूड़ा करकटों को जब उसको डीकंपोज करने के लिए ले जाया गया तो लोग वहां पर जहां उसको डीकंपोज करना था वहां उसको लोग डीकंपोज नहीं करने दिए। क्यों? उसमें बहुत सारी क्या मिल गए? रेडियो एक्टिव तत्व मिल गए थे, कीड़े मिल गई थी। अगर डीकंपोज किया था जहां पर, वो क्या करती? वहां के आसपास के वातावरण क्या करती? वो प्रभावित करती। जानवर पेड़ पौधे क्या होते? प्रभावित होते। उसको भी क्या किया? कंटेनर में वैसे रख दिया गया है, बाद में डीकंपोज किया जाएगा उसको। कई कंटेनर, लगभग 15 से 16 कंटेनर थे। तो रेडियो तत्व क्या होते हैं? वो अपने अंदर से ऑटोमेटिक निकालते हैं, ऑटोमेटिक अपने अंदर से क्या निकालते हैं? कीड़े निकालते हैं, जो आदमी के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो लोग जाकर आज यूट्यूब पर चीज डाल देना, चेरनोबिल घटना इतिहास की सबसे खतरनाक घटना है, चेरनोबिल घटना। ठीक, वहां पर क्या हुआ था? ये भी एक घटना है। वहां पर क्या हुआ? एक ऐसे आदमी वहां निकलती है, पूरा सारी बर्बाद हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, 20-20 तल्ले की बिल्डिंगें थी। वहां पर कम से कम 40-50 हजार लोग आते थे। जब वहां पर एक घटना घटित हुई, पूरा मकान खाली करना पड़ा। 20 से 50 हजार लोग वहां आते थे, पूरा हटाना पड़ा पूरा शहर। आज वैसे तुम लोग फर्ज कर लेना, वहां पर दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है? तो वहां कौन सा आ जाएगा? चेरनोबिल आ जाएगा। एक व्यक्ति नहीं निवास, 20-20 तले मकान खड़े हुए, वहां से खड़े हुए हैं, वैसे खड़े हैं अभी भी। ठीक, वहां पर एक परिंदा पर नहीं मारता है, कोई नहीं जा सकता वहां पर। क्यों? वहां पर कीड़े क्या है? फैली हुई वातावरण में। वहां तुम पानी नहीं पी सकते हो, किसी पेड़ पर से वहां कुछ ले नहीं सकते हो, सब तबाह हो चुका है। तो होती है रेडियो एक्टिव कीड़े, बहुत खतरनाक होती है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? परमाणु विस्फोट में। ठीक, पहले तो परमाणु विस्फोट होता था, अब तो क्या आ गया? हाइड्रोजन बम आ गया। उससे 1000 गुना शक्तिशाली, 2000 गुना पावरफुल आ गए हैं, हाइड्रोजन बम आ गए हैं। तो अब आदमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा लिया? पोलोनियम। अब जब उस रेडियो एक्टिव तत्व, हमने क्या बोला? रेडियो एक्टिव तत्व की अपनी क्वालिटी होती है, उसके अंदर से ऑटोमेटिक ही भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है? कीड़े निकलती है। तो लोग जानते हो, अगर किसी शहर में कोई लगा दिए चिमनी, जहां पर भट्ठा, जानते हो भट्ठा? अगर किसी शहर में बहुत चिमनियां होती हैं, भट्टे होते हैं, उस शहर का वातावरण ऑटोमेटिक हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। पेड़ पौधे जो आम के फल होंगे, ऑटोमेटिक फल लगेंगे नहीं, वहां का वातावरण क्या रहेगा? प्रदूषित रहेगा। ऑटोमेटिक पूरा वातावरण इफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी गैसें फैल जाती हैं। तो वहां पर गैसें फैलने से ये चीज हो रहा है। अगर ये चीज कहीं पर एक कीड़े निकल गए तो अभी पेड़ ही बर्बाद हो रहा है, वहां का पानी भी, फसल भी, आदमी तक भी क्या हो जाएगा? बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा। एक कीड़ा कौन सा? रेडियो एक्टिव तत्व है। सब तुम लोग क्या किया? आसान भाषा समझो। रदरफोर्ड अपने लैब में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? ये लिया एक माध्यम, मीडियम। इस मीडियम में क्या रखा उन्होंने? पोलोनियम। अब पोलोनियम क्या? रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व को जहां तुम रख दोगे, लगा रहेगा अपने अंदर से स्वतः ही अल्फा किरण निकालना शुरू कर देगा। अब जब उन्होंने अल्फा किरणों को, इससे क्या निकले? अल्फा किरण। क्या निकली? अल्फा किरण। और जानते तुम लोग, कोई भी किरण होगी, चाहे वह अल्फा किरण हो, चाहे वह गामा किरण हो, चाहे बीटा किरण हो, चाहे वह एक्स किरण हो, सभी किरणें मानव के लिए क्या होती? बहुत ही खतरनाक होती हैं। हमारे चोरी के बाद हड्डी पसीज टूट जाती है, हम कहां से? हॉस्पिटल में जाते हैं।
हार्ट क्या होता है, हमारे डॉक्टर का एक्सरे लेकर आता है तो एक्सरे को हमारे हाथ के पास बहुत कम टाइम में रखता है, जान रहा है। हम इससे मशीन को, जो एक्सरे कर रही मशीन, उसको हम अधिक टाइम के लिए वहां रोक देंगे तो हाथ के अंदर गल जाएगा, हड्डी गल जाएगी, बड़ा खतरनाक होता है उस मशीन है। तो जो किरणें होती है आदमी के लिए होती है बहुत पावरफुल होती है। किसी प्रकार से कहीं परमाणु विस्फोट होता है, विस्फोट से लोग जो लोग मरे वो अलग बात है, कि कुछ टाइम बाद जब किरणें क्या होती है वहां पर ना, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, वो क्या होती है आदमी के लिए बहुत भयानक होती, खतरनाक होती है। इससे क्या निकल रहा है, अल्फा किरणें, क्या निकल रही है, अल्फा किरणें। आराम से उन्होंने क्या निकाला यहाँ से, अल्फा किरणें गुजारा, और कहां पर निकाला, गिरावा इसको स्वर्ण पत्र पर। इस स्वर्ण बहुत पतली बारीक क्या है, स्वर्ण पत्र है, इसकी मोटाई कितनी है, 100 नैनोमीटर। कितनी, 100 नैनोमीटर। सोने की पतली पन्नी है, उन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों को वहां पर क्या किया, बौछार कराया। और जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों का बौछार कराया तो उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे हलचल हो रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब हुआ क्या, अब उन्होंने इस जो अल्फा किरणें जा करके पतली स्वर्ण पर गिर रही हैं, उन्होंने देखा यहाँ पर उनका व्यवहार अलग अलग हो रहा है। जब स्वर्ण बहुत धसाना चीज को, जब अल्फा किरणें यहां से निकल रही थी, जिस मीडियम के पास पहुंच रही थी, स्वर्ण पत्र के पास पहुंच रही थी, तो कुछ अल्फा किरणें क्या हो रही थी, कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल जा रहे थे ऐसे, कुछ अल्फा किरणें इसके पास पहुंचने के बाद टकरा करके यहां से कैसे मुड़ जा रही थी, और कुछ अल्फा किरणें क्या हो गई, 20,000 में से कुछ अल्फा कण इससे टकरा कर क्या हो गई, पुनः अपने रास्ते पर वापस चली आ रही थी। अच्छा अब कैसे, एक बात समझो, पहला करता है उन्होंने, जब इस माध्यम से अल्फा किरणें जा करके इस पतली स्वर्ण पर टकरा रही थी, तो अब पारा कुछ अल्फा किरणें जब इस माध्यम में गई, इसी डायग्राम में बना दिया है, जब कुछ किरणें ऐसे गई, ऐसे बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गई, अपने मार्ग से विचलित क्या हो गई, सीधे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, अपने मार्ग में क्या जी, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए क्या हुआ, सीधे निकल गई। तो कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग में प्रभावित नहीं हुई, जैसे वो यहां से गुजारी गई वो बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गई। अच्छा, और कुछ किरणें ऐसी थी जब यहां पर जा रही थी वो सीधी निकलने के ना बजाय वो क्या हो रही थी, वो अपने मार्ग में विक्षेपित हो जा रही थी, ऐसे गई फिर ऐसे टर्न हो गई, ऐसे गई फिर ऐसे टर्न हो गई, ऐसे गई ऐसे क्या हो गई, टर्न हो गई, ऐसे गई ऐसे क्या हो गई, टर्न हो गई, ऐसे ये हो गई विचलित। अभी सब जान जो सुनते रहना, एक क्या विचलित हो गई, डाइवर्ट होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्ट होना। तो कुछ अल्फा किरणें अपने रास्ते से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, लेकिन 20,000 में से कुछ अल्फा किरणें, कुछ किरणें 20,000 में से कुछ किरणें वो ना तो सीधी गई ना तो डाइवर्ट हुई, वो क्या हुई, जब यहां से गई, यहां टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस आ गई। 3 एक्सपेरिमेंट हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट ए है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ए है और तीसरा एक्सपेरिमेंट ए है। ठीक है, जब पोलोनियम धातु से अल्फा किरणें निकल रही थी और अल्फा किरणें कहां जा रही थी, स्वर्ण पत्र पर, इस सोने की पतली पन्नी पर, जब सोने की पतली पन्नी की ओर जा रही थी तो कुछ किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इसके आधार पर दरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु, अच्छा किरणें निकल क्यों रही है, इसके आधार पर दरफोर्ड ने बोला, इससे यह लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला होगा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होगा, इसीलिए एक किरणें क्या हुई, अपने मार्ग में विचलित नहीं हुई और सीधे क्या हो गई, निकल गई। इनसे जब जो किरणें अपने मार्ग में विचलित नहीं हुई सीधे निकल गई, इसके आधार पर दरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिससे कहा एक किरणें क्या अपने मार्ग से में क्या हो गई, सीधे निकल गई। अच्छा,
दूसरा क्या हुआ, दूसरा निष्कर्ष क्या, कुछ कीड़े जब नाभिक के पास पहुंचते हैं, अभी नाभिक नाम नहीं दिया गया है, कुछ किरणें जब यहां पर पहुंच रही हैं तो अपने मार्ग में क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, आती है। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा किरणों पर होता है धन चार्ज। कौन सा होता है जी, अल्फा किरणों पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, अल्फा किरणें बनी होती हीलियम से। कैसी बनी होती है, हीलियम से। अल्फा किरणों पर होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अल्फा किरणें बनी होती हीलियम से। और तुम लोग जानते भी होंगे, चीज बता भी चुका हूं, 2H4 यही अल्फा कण होता है, यही अल्फा कण है। 2He4 अल्फा कण होता है, यानी हीलियम ही अल्फा कण है। और हीलियम पर कौन परमाणु है, कौन चार्ज है, हीलियम पर है पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक किरणें इसकी ओर गई, अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गई, तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, अच्छा क्योंकि हीलियम पर यानी अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज है, अपने मार्ग में डाइवर्ट इसलिए हुई, अगर यहां पर निगेटिव चार्ज होता तो डाइवर्ट ना होती बल्कि ना उसकी ओर घूम जाती, उसकी ओर चली जाती। इसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ये डाइवर्ट इसलिए हो रही है कि यहां पर भी ऐसी कोनों मिला पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण एक किरणें जब इसकी ओर जा रहे हैं क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जा रही है जी, डाइवर्ट। इसके आधार पर उन्होंने बोला अच्छा परमाणु अंदर एक ऐसा भाग है, परमाणु अंदर ऐसा कोई भाग है, ऐसा कोई पार्ट है जो धनावेशित है, और धनावेशित होने की वजह से जब इस धनावेशित कण के पास दूसरा धनावेशित कण जा रहा है तो क्या हो गया, वहां से क्या हो रहा है, डाइवर्ट। ये हम लोग जानते हैं दो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो एक किरणें जो डाइवर्ट हो रही हैं, ये डाइवर्ट ना होकर के इसकी क्या होती, अट्रैक्ट होती। इसके आधार पर इसके क्या निकल गया पॉइंट, जब कुछ किरणें अंदर जाने के बाद क्या हुआ, अपने मार्ग से विजित हुई। इसके आधार पर उन्होंने इसका ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला नहीं है, बल्कि उसमें कुछ क्या है, धनावेशित पार्ट है, जिसके कारण से वो जो अल्फा किरणें जा रही थी अपने मार्ग में क्या होती है, प्रतिकर्षित आती है। क्या होती है, प्रतिकर्षित। इससे निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु कुछ भाग क्या है, धनावेशित है। पॉइंट नंबर 3, कुछ किरणें जब इसकी ओर गई, केंद्र की ओर गई, कुछ किरणें जब केंद्र की ओर गई तो ना तो सीधे गई, ना तो डाइवर्ट हुई, बल्कि अपने मार्ग पर वापस लौट आई। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसके आधार पर निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि भैया यह किरण वापस क्यों आई, यह किरण वापस क्यों आई, रीजन क्या था। तो इसके आधार पर दोनों का अच्छा, यानी परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान होता है, परमाणु को जो समस्त मास होता है, वह अलग अलग स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के बल्कि उसके केंद्र में क्या होता है, सन्निहित होता है। और केंद्र में सन्निहित होने से परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में सन्निहित है, एक स्थान पर क्या है, निश्चित है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मास बहुत ज्यादा, यहाँ पर मास क्या है, कम है। तो यहाँ मास बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोई चीज जाएगा क्या जा पाएगा, वो टकरा क्या देगा, अपने मार्ग पर वापस लाएगा। तो तीसरे यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाला, कुछ किरणें जब केंद्र की ओर जाती है तो अपने मार्ग में पुनः वापस आ जाती हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में क्या होता है, निहित होता है, और इसी केंद्र को लास्ट में आगे चल करके फोड़ ने क्या नाम दिया, नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां निहित होता है, उसके केंद्र में, इसीलिए किरणें को अपने मार्ग पर वापस लौट कर चलिए। पूरा द्रव्यमान यहीं पर है, जो किरणें आगे जा रही थी तो आगे जा नहीं पाएगी क्योंकि लड़का क्या हो जाए, टकरा करके अपने मार्ग पर क्या हो जाएंगी जी, पुनः वापस लौटकर चली आई। और इन्हीं केंद्र को ही आगे चल के रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, नाभिक। तो नाभिक खोज ने किया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, इसलिए हम लोग रदरफोर्ड को नाभिकीय विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विज्ञान का जनक। इतना बात समझ में आई, इतना किसी कोई डाउट नहीं। हमने क्या निकाले, लिखे निष्कर्ष निकाले, ठीक।
और ध्यान रखना, इसे हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या बोलते हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो। उसमें बनाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, लिखो उसमें अधिकांश अल्फा कण नहीं, अधिकांश, पहला पॉइंट है अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। इससे इससे उन्होंने इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? हाँ, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 लिखो, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं। हाँ, कुछ अल्फा किरणें, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित यानी डाइवर्ट, विचलित हो जाती हैं। कण या किरणें कोई दिक्कत नहीं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसके कारण चाहे लिखो अल्फा कण चाहे लिखो अल्फा किरणें, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या होती हैं? जिसके कारण अल्फा किरणें, ऐसे लिखो, जिसके कारण अल्फा किरणें प्रतिकर्षित आती हैं, प्रतिकर्षित। 7 क्रम लिखो, अपने हिसाब लिखना, किताब के भाषा में नहीं लिखना है। जिसके कारण अल्फा किरणें क्या होती है? प्रतिकर्षित हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, ठीक, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं, वापस लौट आती हैं।
इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। बताओ, इस तीनों पॉइंट में 1% किसी को डाउट है जी? पूरा डायग्राम साथ समझाया मैंने। पहले क्या हुआ? किरणें सीधी अपने मार्ग पर निकली क्यों? क्योंकि परमाणु को अधिकांश बात क्या होता है? खोखला था। दूसरी क्या हुई? अपने मार्ग में क्या कुछ क्यों जीत हुई? कि परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेश पार्ट बैठा हुआ है, और जो धनावेश के पास दूसरा धनावेश जाए, ऑटोमेटिक क्या होगा? वहां से प्रतिकर्षित होगा। कुछ अल्फा किरणें क्या हुई? अपने मार्ग पर पूरा क्या हो गई? वापस लौट आई। क्यों? परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहां स्थित है? उसके केंद्रवा में। जब वहां जा रही थी, पूरा द्रव्यमान वहीं पर है, टकराई, पुनः अपने मार्ग पर क्या हो गई? बताओ, किसी स्थान पर पत्थर रखो, तुम तीर मारो, लकड़ी वाला तीर मारो, वो तीरवा कहां हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। और मान लो भाई कपड़ों पर लगाओ तब तीर छेद जाएगा। अब समझ गए ना? ये चीज आगे पॉइंट नंबर 4 लिखो, फिर मनाना बात मुझको लिखो। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। अर्थात नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये भी उधर 40 बोर्ड है ना, बहुत कम होता है। अर्थात परमाणु की तुलना में बहुत क्या होता है? किसका आकार? यानी नाभिक का आकार बहुत छोटा है, परमाणु का आकार बहुत ही। अगर नाभिक मान लोगे, अगर परमाणु मान लोगे फुटबॉल का मैदान या क्रिकेट का मैदान, तो नाभिक क्या होगा? जहां पर स्टैंड गार्ड है, वो स्टैंड किल्ली तो हो जाएगा। 5वां लिखो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं, जिसे कोश या कक्ष कहते हैं। ये भी कौन बोले? रदरफोर्ड साहब। एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 6।
ठीक। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, बहुत अधिक होती है। और तुम लोग जानते हो, बता चुका हूं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती, बताओ बड़ा, कौन जानता है? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती, कौन बताएगा? 1 × 10⁻⁻10 1 × 10⁻15 मीटर। और जो परमाणु त्रिज्या होती है 1 × 10⁻10 मीटर होती है। ठीक, उतार लो इसको, तो थोड़ा फिर समझा रहे इस चीज को हम। ठीक, सही ना? देखो समझो पहले, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 1 × 10⁻15 मीटर। और परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 1 × 10⁻10 मीटर। ये मैं कब लिखा जानते हो? जब मैं तुमको इलेक्ट्रॉन बता रहा था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर क्यों लगाते हैं। अब यहां समझ, यहां से हुआ क्या, चलो देखो यार, क्या पॉइंट है पहला। चौथा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके कहां पर स्थित है? नाभिक में। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है? स्थित होता है। अर्थात नाभिक का आकार परमाणु तुलना में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, छोटा होता है। यानी नाभिक आकार परमाणु तुलना में भले ही छोटा है, लेकिन पूरा उसका द्रव्यमान कहां स्थित है? नाभिक में, उसके केंद्र में। कहां पर जी? उसके केंद्र में। और उसकी केंद्र को रदरफोर्ड ने क्या बोला? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। असो पहले, जैसे नाभिक की खोज हुई वैसे गोल्डस्टीन साहब पहुंचे। कौन पहुंचे? गोल्डस्टीन। नाभिक अंदर वो खोजने लगे, इनको मिले उदासीन परमाणु। क्या मिला? उदासीन परमाणु। उस उदासीन परमाणु नाम को क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा? तो नाभिक की खोज होने के बाद किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अभी न्यूट्रॉन मिला, एक साइंटिस्ट है, अच्छा उदासीन धात्मक भी होगा। तो एक साइंटिस्ट है, कौन कौन है? रदर कौन है जी? तुम जानते हो, ईटा पर नाचे, ईटा पर। जैसे हमने क्या बोला, नाभिक की खोज कौन किया? नाभिक की खोज की रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश होता है, और उन्होंने रदरफोर्ड ने ही धनावेश की खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी। और जैसे मैंने प्रोटॉन खोज कर दिया, तो जो कौन है? गोल्ड। कौन है जी? अब तो बताया था ना तुमको, न्यूट्रॉन। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक। कौन आया? चैडविक। तो चैडविक आए तो देखे नाभिक के अंदर क्या है? एक उदासीन परमाणु है। तो उस उदासीन परमाणु चैडविक ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया जी? न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ? नाभिक के अंदर प्रोटॉन मिल गया, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन मिल गया, एक मिला बाकी था। एक साइंटिस्ट नाम थे, कौन थे? उनका नाम था जे थॉमसन। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड और कौन? चैडविक, ये सब ढूंढ रहे थे नाभिक के अंदर। और जो जे थॉमसन तो चालाक थे, और नाभिक के अंदर ना ढूंढ कर कहां ढूंढने लगे? बाहर। तो बाहर देखे तो मिला, आराम चक्कर लगा रहा है। उसी चक्करवा लगाने वाले क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। कितना चक्कर लगायो जेकर बबली पगली कैसे है आगे। पांचवा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करता है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करता है? वृत्त अच्छा करे जी, चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खोज। रदरफोर्ड ने यही गलती कर दिया, और यही बोलो मत, यही उनकी गलती आगे चल के बहुत बड़ी गलती साबित हुई।
इस कथन को बाद में गलत साबित कर दिया। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत, तो बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत में इनके इस नियम को गलत साबित कर दिया गया। क्यों? बहुत ध्यान से समझो। इन्होंने क्या बोला? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते भैया, लेकिन किसी निश्चित वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते नहीं कि किसी जो ने मन कर इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर वृत्ताकार कक्षक में लगाएगा, लेकिन वह एक निश्चित कक्षक में चक्कर लगाएगा। इसलिए इनका नियम क्या हो गया? गलत हो गया। बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ किसी निश्चित वृत्ताकार रहता है, किसी निश्चित वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। ये नहीं कि तुम किसी घर में जाकर चक्कर लगाने लगो तो तोड़वा करेगा, निश्चित कक्ष में चक्कर लगाएगा। आगे देखो, फिर आगे परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। यानी परमाणु की त्रिज्या कहने मतलब यह है कि परमाणु का आकार बहुत बड़ा है और नाभिक का आकार क्या है? बहुत ही। अगर हम परमाणु मान ले खेल का मैदान, क्रिकेट का मान लो, क्रिकेट का मैदान मान लो, तो जो नाभिक होगा ना, जहां पर स्टैंड गड़ रहा है, स्टैंड स्थान, छोटा वाला स्थान होगा, उसको क्या मानोगे? वो नाभिक हो जाएगा। तो क्रिकेट पूरा मैदान क्या है? क्रिकेट का पूरा मैदान क्या है? परमाणु क्या है? और जहां पर स्टैंड गड़ रहा है, स्टैंड, वो है नाभिक। यानी परमाणु क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, और नाभिक क्या होता है? बहुत ही। और मैं बता रहा हूं, जो परमाणु होता है वह नाभिक की तुलना में 1-2 गुना नहीं, बल्कि देखो 10 घाते 15, 10 घाते -10 है, 1 पर 5 जीरो, 1 लाख गुना बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? परमाणु। यानी जो परमाणु होता है वह नाभिक की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है? 1 लाख गुना बड़ा होता है। ओके ना? ये था क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। बता लो इसको से